बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबी ज़िदनी इल्मा। अच्छा, आप लोगों में से कोई विलिंगली रिवाइज करना चाहेगा या थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन देना चाहेगा कि कल हमने क्या कवर किया था? Yes, sir. I will give a ओके। comprehension of last day lecture. सर कल हमने डिफरेंट चीजें सीखी। लाइक हम सबसे पहले कि कोडिंग के थ्रू अपना जो सेंटेंस है उसको किस तरह से शोकेस कर सकते हैं स्क्रीन पे। और उसमें सबसे पहला जो पॉइंट हमने सीखा था वो प्रिंट का था। लाइक हम प्रिंट और डबल ब्रैकेट की ऑप्शन हम लिखते हैं। ये बेसिकली ये फंक्शन जो है ये इसलिए है कि जिस हमने अगर कोई चीज स्क्रीन पे शो करनी है। फिर उसके बाद हमने एक चीज सीखी हैशटैग। हैशटैग के बाद जो भी हम लिखेंगे वो हमारा कमेंट होगा, जिसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने लिए या जिसको भी हमने उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग देनी है उसके बाद कुछ भी हम लिखेंगे वो हमारा शोकेस नहीं होगा स्क्रीन के ऊपर। और देन हमने सीखा डबल कोमा को। लाइक बोथ साइड पे डबल कोमा मीन कि हम उसके अंदर अपना पूरा कैरेक्टर या सेंटेंस लिख सकते हैं। वैसे अगर हम कुछ लिखेंगे तो वो हमारा होगा कि लाइक इंटीजर्स जिसमें हम 10 लिख कुछ भी अगर हम जिसमें वेलकम टू क्लास ऑफ पाइथन हम लिखते हैं। तो अगर हम दोनों साइडों पर डबल कॉमर्स नहीं देते इट्स मीन कि वो हमारा कोड उसको रीड नहीं करेगा। ठीक है। इसके अलावा जो है हमने अगर मल्टीपल कमेंट्स को अलाइन करना हो तो फिर हमने ट्रिपल कॉमा वाला सीखा था स्टार्ट वेरिएबल करना। लाइक दैट्स थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने काफ़ी ज़्यादा रिवाइज कर दिया। अम, आज हम थोड़े से वेरिएबल्स को फर्दर डिस्कस करेंगे। और अभी हमने देखा है कि स्क्रीन पर डाटा शो कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे कि अगर हमने यूजर से डाटा लेना हो तो वो हम कैसे लेते हैं। दूसरा, हमने डिफरेंट वेरिएबल टाइप्स देखी थी, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बुलियन। तो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक डाटा टाइप है तो क्या हम उसको दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और तीसरी चीज हम देखेंगे मेमोरी एलोकेशन, कि हम कोई भी चीज अगर प्रोग्रामिंग में करते हैं तो उसके अंदर एक चीज होती है मेमोरी एलोकेशन। वो क्या होती है, कैसे प्रोग्रामिंग उसको टैकल करती है। और अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी है पाइथन के अलावा, जैसे कि हमारे कोर्स का मकसद है कि हम ओवरऑल सारी प्रोग्रामिंग को जब भी सीखना चाहें तो हम सीख सकें, तो क्या होता है उनमें मेमोरी एलोकेशन में। तो ये सारी चीजें जहाँ आज हम देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले हम मेमोरी की बात कर लेते हैं। जब भी मैंने कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो वो किसी मेमोरी में स्टोर होती है। कोई वेरिएबल अगर मैंने डिफाइन किया, फॉर एग्जांपल x = 5, ठीक है, और इस कोड को मैंने अगर रन किया तो ये वैल्यू मेरी किसी ना किसी जगह पर कंप्यूटर में स्टोर होगी। ठीक है। अब ये रन हो रहा है, जैसे ये पहले इसको कनेक्ट कर रहा है अपने सीपीयू के साथ, फिर ये इसको रन करेगा। यस, ये रन हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है x, ठीक है, और उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर हो गई है 5। अगर मैं इसको समझाना चाहूँ थोड़ा सा, तो हमारे पास कंप्यूटर में एक बॉक्स था, ठीक है। इस तरह एक बॉक्स था, ठीक है, उसकी कोई ना कोई आईडी थी जो कि एक बाइनरी कोड के अंदर होगी। फॉर एग्जांपल 1010 उसकी आईडी थी, ठीक है। उस बॉक्स को इसने नाम दे दिया एक्स और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी 5, ठीक है। तो सिंपल मेमोरी स्टोरेज में तो क्या होता है, लैंग्वेजेस खुद ही कर रही होती हैं। लेकिन अगर हमने मतलब थोड़ा सा मेमोरी को जैसे मैंने बोला था कि कंप्यूटर सिस्टम्स को हम बहुत ज्यादा नहीं खरीद सकते ना। अगर हमने मेमोरी को थोड़ा एफिशिएंट यूज करना है तो उसके लिए हमें कोड के अंदर ही लैंग्वेजेस में लिखना पड़ता है कि अभी आप जो है ना इतनी मेमोरी बना दो। और फिर उसी कोड के अंदर हम एंड पे एक लाइन लिखते हैं कि अब इस मेमोरी को डिलीट भी कर दो, ठीक है। इसको कहते हैं कि हमने मेमोरी एलोकेट की और रन टाइम मेमोरी एलोकेशन हमने की और उसके बाद उसको डिलीट कर दिया। ये नहीं कि हमने पहले से एक मेमोरी रखी हुई है और बस वो हमारे लिए डेडिकेट हो गया, अब उसमें कोई और काम नहीं करता। लेकिन पाइथन में क्या होता है, पाइथन लैंग्वेज जो है वो थोड़ी ज्यादा हाई लेवल लैंग्वेज है और ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। तो इसके अंदर ये सारा काम पाइथन लैंग्वेज खुद ही करती है, खुद ही ये रन टाइम मेमोरी एलोकेशन करती है। और ये देखती है कि अगर एक ही वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा x = 5, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दूसरा एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ y = 5। तो ये क्या करेगी कि y के लिए एक अलग से मेमोरी एलोकेट नहीं करेगी, बजाय अलग से एक नई मेमोरी बनाने के
ये उसी जगह पर वाई को भी एक नाम दे देगी, उसी डब्बे को वाई का नाम भी दे देगी, और वहां पे वही जो वैल्यू 5 की स्टोर हुई है वाई को बोलेगी कि भाई आपकी ये आपका ये डब्बा है, आप इसको पॉइंट कर रहे हो, ठीक है। तो उसको एक नया सा डब्बा बना के नहीं देगी, एक नई मेमोरी एलोकेशन नहीं करके देगी। लेकिन अगर मैं इसको y इज इक्वल टू 6 कर देता हूँ, ठीक है, या z इज इक्वल टू 6 फॉर दैट से कर देता हूँ, तो अब ये क्या करेगी, एक नई मेमोरी बनाएगी, क्योंकि वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब मेमोरी का कोई ना कोई एड्रेस होता है। जैसे मैंने बॉक्स बनाया था, उससे पहले मैंने एक नंबर लिखा था, उसको कहते हैं एड्रेस, ठीक है। और ये जो नेम होता है ये उस एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, और ये जो चीज होती है ये उसकी वैल्यू होती है। तो अगर मैंने देखना है कि कंप्यूटर में एक्स जो है वो किस एड्रेस के ऊपर स्टोर हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ पाइथन में। वो फंक्शन है आईडी, ठीक है। पाइथन में आईडी का फंक्शन है, बाकी लैंग्वेजेस में उनके अपने फंक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे प्रिंट का एक फंक्शन था ना जो डिस्प्ले करने के लिए यूज हो रहा था, इसी तरह आईडी का एक फंक्शन है। तो हमारी लैंग्वेजेस में हम फंक्शंस के साथ बहुत काम करते हैं। कुछ फंक्शंस जो है वो बिल्ट इन होते हैं, जो पहले से जिसने लैंग्वेज बनाई उसने वो बना दिए, और कुछ फंक्शंस होते हैं वो यूजर डिफाइंड होते हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी हम सीखेंगे। अभी जो हम फंक्शंस को यूज कर रहे हैं, इन फंक्शंस को कहते हैं कि ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अब मैंने अगर ये एक्स की का एड्रेस निकालना है तो मैं इसको करूंगा आईडी इंटू एक्स, तो ये मुझे एक्स की आईडी बता देगा, लेकिन स्क्रीन पे शो नहीं करेगा। स्क्रीन पर शो करने के लिए ये इसने यहाँ पे शो कर दिया क्योंकि ये नोटबुक है, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन असल जो प्रोग्राम है उसमें शो नहीं करेगा। ये थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा लर्निंग एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ शो कर रहा है। लेकिन जब मैंने ओरिजिनल में इसको शो कराना है तो साथ मुझे इस तरह से प्रिंट लिखना पड़ेगा, प्रिंट, और उसके अंदर ब्रैकेट में फिर आईडी और फिर एक्स। जब मैं इस तरह लिखूंगा तो ये शो करवाएगा कि इसका क्या एड्रेस है। अच्छा, अब हमने बोला कि y को भी हमने वही वैल्यू दी है, तो y का भी सेम ही एड्रेस होना चाहिए। इस चीज को भी कंफर्म कर लेते हैं कि क्या y का भी सेम एड्रेस है या नहीं। ओके, यस, y को भी हमने सेम वैल्यू दी, तो y का भी सेम ही एड्रेस आ रहा है। अगर हम यहाँ पर y को 6 वैल्यू दे देते हैं, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर y का एड्रेस क्या है, ठीक है। यस, अब जब हमने इसकी वैल्यू चेंज की, तो यहाँ पे ये जो प्रिंट कर रहा है ये अभी y की और x की वैल्यू सेम है, तो वो वाला एड्रेस प्रिंट कर रहा है। फिर यहाँ पर ये x का एड्रेस प्रिंट कर रहा है, वो भी वही है। यहाँ पर आके y की वैल्यू मैंने चेंज की तो उसने उसका एड्रेस भी चेंज कर दिया, और एक चेंज्ड एड्रेस मुझे प्रिंट कर दिया। इसका मतलब कि ये इस एक एफिशिएंट मेमोरी एलोकेशन कर रहा है, हर बार सेम वैल्यू के लिए नई मेमोरी वो नहीं बना रहा, ठीक है। इसमें कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो मेमोरी के लिहाज से, मेमोरी एलोकेशन के लिहाज से, वो पूछना। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम कैसे हमारे पास डिफरेंट जो वैल्यू स्टोर होती हैं वेरिएबल्स में, उनकी क्या कैसे टाइप्स होती हैं, और कैसे हम उनकी टाइप्स को देख सकते हैं, और कैसे हम उनकी टाइप्स को चेंज कर सकते हैं, इस चीज को देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने अगर लिखा x इज इक्वल टू 5, ठीक है, और दूसरी जगह मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये मैंने प्रोग्राम रन किया और इनके अंदर वैल्यूज स्टोर हो गई। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये दोनों सेम वैल्यूज हैं या इनमें कोई डिफरेंस है। तो इनमें डिफरेंस होगा ना। एक, इसका एक्स को हमने इक्वल टू 5 कर रखा, वो तो इंटीजर्स में आ गया। अब हम कह रहे हैं वाई को हमने डबल कोमा कर दिया, ये फिर फैक्टर्स में आ गए। यस, अभी जब मैंने उसको डबल कॉमा कर दिया तो वो एक स्ट्रिंग या एक कैरेक्टर बन चुका है, ठीक है। लेकिन जो ऊपर मैंने लिखा है x इज इक्वल टू 5, तो ये फिर क्या है, ये एक इंटीजर है। तो अब हम देख भी लेते हैं कि ये हमारे पास इनका जो एड्रेस है वो डिफरेंट है या इनका एड्रेस सेम है। बिल्कुल, इनका एड्रेस डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब ये डिफरेंट वैल्यूज हैं। अच्छा, अब एड्रेस के लिए तो हमने देख लिया फंक्शन क्या इस्तेमाल होता है। अगर मैंने इनकी टाइप देखनी है तो टाइप के लिए फंक्शन इजी फंक्शन है, उसका नाम भी टाइप ही है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, तो इसमें इन्होंने क्लोज टू इंग्लिश ही हमारे पास फंक्शंस के नाम भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो फंक्शन नेम्स हमारे क्लोज टू इंग्लिश लैंग्वेज है। तो टाइप फंक्शन जो होता है वो हमें बताता है कि आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसकी क्या टाइप है, या डिक्लेयर किया है
या कहीं से आप वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसकी क्या टाइप है। तो जैसे मैंने यहाँ आईडी लिखा है, इस आईडी की जगह जस्ट मैं टाइप लिखूंगा, तो ये मुझे बता देगा कि इसकी टाइप क्या है। यस, फर्स्ट का उसने बता दिया कि फर्स्ट की टाइप है इंटीजर, और जो सेकंड की टाइप है वो है स्ट्रिंग। ये जो क्लास लिखा हुआ है यहाँ पर, इससे आपने घबराना नहीं है। क्लास जो है वो एक फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, वो हम अगर बाद में इसी कोर्स में टाइम मिला तो इसी कोर्स में सीखेंगे, नहीं तो फिर इसके लिए हम एक अलग से क्लास रखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊं, ताकि आपको ये क्लास का जो लफ्ज नजर आए, ये अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको बता सकें, ठीक है, उस टाइम ये ना हो कि आप कुछ ना बता सकें। तो हमारे पास जो क्लासेस होती हैं वो ये होता है कि हम एक यूजर डिफाइंड चीजों को डिक्लेयर कर रहे होते हैं पहले। कोई एक हम मतलब कोई मैंने फॉर एग्जांपल एक हमजा क्लास बना ली, अब उसके अंदर मैं क्या करूंगा कि हमजा के अंदर मैं ना अपने फंक्शंस बनाऊंगा कि हमजा प्लस हमजा करूं तो क्या हो, हमजा माइनस हमजा करूं तो क्या हो, और हमजा मल्टीप्लाई बाय हमजा करूं तो क्या हो। तो ये मैंने एक क्लास बनाई हुई है और उसके आगे मैंने ऑपरेटर्स बनाए हुए हैं। तो ये तो यूजर डिफाइंड होगी, लेकिन यही क्लासेस पहले से कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाता है, जो इसको याद करता है या जो इसको कंपाइल करता है, वो ये पहले से बना लेता है कुछ डाटा टाइप्स के लिए। जैसे इंटीजर क्लास उसने पहले से बना ली है, और उसके अंदर उसने डिफाइन कर दिया है कि अगर 5 के अंदर 7 प्लस होगा तो 5 + 7 कोई लिखेगा तो आपने क्या काम करना है, या 5 - 7 लिखेगा क्या काम करना है। तो ये जो चीजें होती हैं, ये क्लासेस बेसिकली ये होती हैं कि आप कोई एक क्लास बना के और उसके अंदर फिर अपने ऑपरेशंस को डिफाइन करते हैं और फिर अपने मेन प्रोग्राम में वो सारी चीजें कॉल करते हैं। अच्छा, आईडी एक्स का मतलब जो है वो ये था कि आईडी का मतलब है एड्रेस, कि आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है कि तो उसके एड्रेस की क्या वैल्यू, वो जिस जगह पे स्टोर हो रहा है उस जगह का क्या एड्रेस है, उस जगह के ऊपर अगर आपने जाना है तो किसी न किसी एड्रेस के जरिए जाएंगे, तो वो एड्रेस आप आईडी फंक्शन से पता लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बाकी अभी हमने इंटीजर देखा, स्ट्रिंग देखा, बाकी भी टाइप्स देख लेते हैं। अगर मैं z = 5.0 लिखता हूँ, ठीक है, अब इसकी टाइप प्रिंट करता हूँ, तो फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या टाइप आती है। यस, हमारे पास आई है फ्लोट। इसका मतलब जो डेसिमल में वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास प्रोग्रामिंग में फ्लोट वैल्यूज होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मैं एक और वैल्यू डिक्लेयर करता हूँ, a = ट्रू। अब इसकी टाइप देखते हैं कि ये क्या टाइप है। दिस इज बूलियन। बूलियन का मतलब ये है कि बूलियन जो टाइप होती है उसके अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक तो होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। ये ट्रू और जो फॉल्स स्टेटमेंट होती हैं ये हमारे पास बुलियन की टाइप में आती हैं, और इनको हम 0 या 1 से भी जो है वो डिनोट कर सकते हैं। यानी ट्रू जो होता है वो 1 से डिनोट किया जाता है, और 0 जो होता है वो फॉल्स से डिनोट किया जाता है। ओके, इसके अलावा हमारे पास ये होता है कि हम सिंगल लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अलग अलग लाइंस में एक्स वाई जी और ए को डिक्लेयर किया है, तो यही काम मैं सिंगल लाइन में कोमा लिख के भी कर सकता हूँ। x, y, z = 6, y, या जो भी मैंने इसको वैल्यू देनी है, कोमा 6.0। अगर मैं ऐसे लिखूंगा इनको और फिर इनकी वैल्यूज प्रिंट करूंगा तो मुझे कोई एरर नहीं आएगा, बल्कि इनकी वैल्यूज बिल्कुल सही प्रिंट हो जाएंगी। अगर मैं प्रिंट का फंक्शन यहाँ पर लगाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लगा भी लेता हूँ प्रिंट x, y, z, लेट्स सी। यस, इसने इसको प्रिंट कर दिया। अब मुझे बताएं कि ये एक ही लाइन में आ रही है, मैं इनको अलग अलग लाइन में करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, कौन सा मैं ऑपरेटर यहाँ पर यूज करूँ। ये कल हमने डिस्कस किया था, एक हमने न्यू लाइन का ऑपरेटर यूज किया था। तो कोई मुझे बता सकता है कि वो मैं यहाँ पर कैसे यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये चीज भी काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है प्रोग्रामिंग में। फॉरवर्ड स्लैश। या फॉरवर्ड अ, स्लैश, हाँ। फॉरवर्ड स्लैश आई थिंक। ठीक है, बैक स्लैश आएगी यहाँ पे, बैक स्लैश के साथ एन लिख के कॉमा लिखूं।
तो इस तरह ये हो जाएगा या इसके अंदर कुछ और भी मुझे ऐड करना पड़ेगा? नहीं सर, कोटेशन मार्क या कामाज में होगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही। इसको मुझे स्ट्रिंग की फॉर्म में या कैरेक्टर की फॉर्म जो आप कहते हैं उसमें लिखना होगा, ठीक है। तभी ये एक अगली लाइन में प्रिंट करेगा। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ। ओके, अब देखते हैं इसको। यस, ये इस तरह से प्रिंट हो गया है। ओके, नेक्स्ट लाइन में चला गया है। अभी कोई मुझे ये बता सकते हैं कि यहाँ पर क्यों स्पेस आ रही है और 6 के पीछे क्यों स्पेस नहीं आ रही? अगर मैंने ये स्पेस खत्म करनी हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? वाई से पहले स्पेस खत्म कर दें। यस, इसको ऐसे करते हैं तो नहीं, ऐसे तो नहीं हुआ। ये स्पेस आने की वजह क्या हो सकती है? यानी इससे पहले भी स्पेस आ रही है, इससे पहले भी आ रही है, लेकिन इससे पहले स्पेस नहीं आ रही बस। कॉमा हटा के देखें, शायद कॉमा का मतलब ये। कोमा तो लगाना पड़ेगा। यस, इसको अगर हम इस तरह से लिखें फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की फॉर्म में, तो फिर हमारे पास स्पेस नहीं आएगी, वैसे आ रही है। क्योंकि हम जो पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जब हम कोई वेरिएबल्स को कोमास डाल के लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसमें स्पेस डालते हैं, बाकी लैंग्वेजेस नहीं डालती, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ना एक्स कोमा वाई कोमा जी, ठीक है। तो ये इनके अंदर ना स्पेस डाल देता है खुद ब खुद ही। कोई और लैंग्वेज होती है ना, जैसे सी प्लस प्लस होती है, वो स्पेस नहीं डालती, वो बाकी सारी चीजों को ना साथ में जोड़ के लिख देती है। लेकिन पाइथन जो है वो खुद ही स्पेस डाल देती है। लेकिन जब मैंने न्यू लाइन ऑपरेटर ऐड किया तो उसने भी उसको एक अलग चीज बना के और उसके बाद वाली चीज के और उसके दरमियान स्पेस ऐड कर दी, जिसकी वजह से हमारे पास जो दूसरी चीजें थी वो एक स्पेस के साथ आ रही थी। इस चीज की समझ आई है आप लोगों को? यस सर, सर। हाँ, ये देखे ना, जैसे मैंने अभी इनको जोड़ के लिखा है लेकिन फिर भी उसने स्पेस ऐड की हुई है 6 और वाई के दरमियान। तो जब मैं न्यू लाइन ऑपरेटर ऐड कर रहा हूँ तो वो न्यू लाइन तो ऐड कर रहा है लेकिन साथ में ये वाली स्पेस भी ऐड कर रहा है, क्योंकि वो इसको एक अलग चीज समझ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हमने देख लिया कि हम टाइप कैसे चेक करते हैं, और हमने ये भी देख लिया कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स को एक लाइन में कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब हम सर ये ये देखेंगे। सीधी सर दोबारा बताएंगे, प्लीज जॉइंट पे बताया आपने स्पेस वाला दिखता है, अच्छा। जो अच्छा, करली नॉर्मल। ब्रेसेस वाला था। हाँ, वो मैं बताता हूँ। नॉर्मल जो कोई भी लैंग्वेज होती है ना, जो ओल्ड लैंग्वेजेस हैं हमारी, पाइथन जो है वो समझने की सी प्लस प्लस को लिख के उससे एक पाइथन बनाई गई है, इसलिए इसको सी पाइथन भी कहते हैं जो हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा पाइथन के और वेरिएंट्स भी होते हैं जो हम यूज कर रहे हैं, उसको सी पाइथन कहते हैं क्योंकि सी से बनी है। सी को किसके अंदर किसने लिखा? तो वो वाली जो लैंग्वेजेस होती हैं उनके अंदर अगर मैं जो उनका स्टेटमेंट के लिए प्रिंट की जगह जो भी यूज होता है उसके अंदर सी आउट यूज होता है, करेक्टर आउट, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक्स वाई जी जब मैंने लिखा ना तो वो आपस में स्पेस ऐड नहीं करता, ऐसे जोड़ के लिख देता है 6 वाई और 6। जैसे मैं बताता हूँ कि वो कैसा लिखता है। वो इस तरह से प्रिंट करती हैं जो दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं। पाइथन क्या करती है, जब हम इसको कोमा के साथ चीजें देते हैं तो ये खुद ब खुद ही उसके अंदर स्पेसिस ऐड कर देती है, क्योंकि जिसने ये प्रोग्रामिंग बनाई ना उसने ये चीज डिफाइन कर दी कि जब आपको कोमा से कोई चाहिए ना वैल्यूज तो आपने इसमें एंटर कर देना। अब जब मैं इसके अंदर एन एंटर कर रहा हूँ ना तो वो उसको अलग चीज समझ रहा है और उसके बाद जो वेरिएबल आ रहा है उसको एक अलग चीज समझ रहा है, ठीक है। क्योंकि वो हैं भी अलग चीजें ही। तो एक तो वो न्यू स्पेस एंटर कर देता है और फिर इस कोमा की वजह से जो स्पेस आ रही है ना वो उस स्पेस को भी ऐड कर रहा है। ये जो एन और वाई के दरमियान जो कोमा है ना, इसकी वजह से जो स्पेस आ रही है ये इस स्पेस को भी ऐड कर रहा है। उस स्पेस को ऐड करने की वजह से फिर हमारे पास यहाँ पर स्पेस आ रही थी। अच्छा, अब वो जो हमने एक एफ लिखा था वो होती है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखी है मैंने। इसके पीछे अगर मैं
एफ डाल दूंगा तो मैं इसके बाद इसके अंदर कहीं पे भी कर्ली ब्रैकेट्स डाल के अपनी मर्जी की कोई वैल्यूज या कोई वेरिएबल ऐड कर सकता हूँ जहां पे भी डालना चाहूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कह सकता हूँ कि यहाँ एक्स प्रिंट कर दो, यहाँ पे इसको मैं कह सकता हूँ वाई प्रिंट कर दो, और यहाँ पे मैं इसको कह सकता हूँ जी प्रिंट कर दो। ये कर्ली ब्रैकेट्स डालने के लिए मुझे इसके पीछे बस जो कोमास जहां से इसके शुरू हो रहे हैं वहां पे एक एफ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है। क्योंकि वैसे ये एक सिंपल स्ट्रिंग थी, एक जनरल स्ट्रिंग थी, मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया, कस्टमाइज कर दिया। कस्टमाइज करने के लिए जो मुझे फॉर्मेट करना पड़ा उसके लिए मुझे फॉर्मेट का एफ लगाना पड़ा, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगा के मैंने उसके अंदर जो डालना था मैंने डाल दिया, और उसने उस जगह पर उसको प्रिंट कर दिया। तो वो चीज सिर्फ मैंने चेक करने के लिए कि ये स्पेस क्यों आ रही है, मैंने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिखी थी। अभी आपको क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है। इन चीजों को, अगर आप तो बिल्कुल ही न्यू है इन चीजों से, तो इन चीजों को याद रखना मुश्किल होता है। ठीक है। प्रोग्रामिंग याद रखना जरूरी नहीं है, इसकी कॉन्सेप्ट्स आना जरूरी है। जैसे मैं अभी आजकल सी प्लस प्लस भी पढ़ रहा हूँ, पाइथन भी पढ़ रहा हूँ, तो मुझे भी चीजें मिक्स हो रही होती हैं कि उसमें एक लैंग्वेज में और सेंटेक्स की चीजें हैं, इसमें और हैं। तो ये चीजें आपको मिक्स होंगी। तो प्रोग्रामिंग, आपके कॉन्सेप्ट पक्के होने चाहिए। आप साथ साथ सिंटेक्स खोल के या चैट जीपीटी की मदद से भी साथ साथ उससे पूछ सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ये मैंने इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पाइथन में इसको कैसे लिखते हैं, पाइथन में अगर प्रिंट करना हो, स्क्रीन पे कुछ शो करना हो, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं। तो आप साथ साथ पूछ के भी ये सारी चीजें आजकल कर सकते हैं। वरना पहले क्या होता था, पूरे पूरे मैनुअल्स साथ पड़े होते थे, या लोग क्या करते थे कि अपने जो की पैड्स होते थे उनके साथ एक बड़ा सा, जैसे वो होता है ना केमिस्ट्री के काफी ज्यादा लोग हैं यहाँ पर, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एक पूरा टेबल बना होता है, तो उस तरह एक पूरा टेबल बना लेते थे फंक्शंस का, लाइब्रेरीज के साइज में। वो टेबल से देख देख के फिर चीजें लिखते थे जब उनको भूल जाती थी या उन्होंने मल्टीपल लैंग्वेजेस में चीजें लिखनी होती थी। अच्छा, अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि हम टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं। टाइप कास्टिंग से मुराद ये है कि हम एक टाइप से दूसरी टाइप में चीजों को कैसे कन्वर्ट करते हैं। और ये चीज जो है हमारे लिए काफी जरूरी होती है, काफी इसकी हमें जरूरत पड़ती है। इसके बगैर हमारा चारा नहीं है, इसलिए इस चीज को अच्छे से समझना जरूरी है। अच्छा, अब मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि बल्कि मैंने इसको ऐसे कर दिया, एक्स इज इक्वल टू 5, एक स्ट्रिंग की फॉर्म में 5 स्टोर कर दिया। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं 1 ऐड कर दूं। ठीक है। यानी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 कर दूं। तो अब मुझे बताएं कि इसके अंदर 1 ऐड हो सकता है? कोई मुझे बताना चाहे तो। नहीं हो नो सकता। सर। नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पहले क्लासेस की बात की थी जब, तो मैंने बताया था कि जिसने इंटीजर की क्लास बनाई है ना, ये जो लिखा हुआ है क्लास, उसने उसी के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स डिफाइन किए हुए हैं कि प्लस आएगा तो आपने क्या करना है, माइनस आएगा क्या करना है। उसने स्ट्रिंग के अंदर डिफाइन किए हैं, लेकिन वो और तरह से डिफाइन किए हैं कि वो अगर दो स्ट्रिंग्स के दरमियान प्लस आए तो आपने क्या करना है। उसने स्ट्रिंग और इंटीजर यानी डिफरेंट टाइप्स के नहीं डिफाइन किए हुए, तो इसलिए जब मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा कि भाई आप क्या कर रहे हो। एक तरफ आपने स्ट्रिंग लिखी हुई है और दूसरी तरफ आपने इंटीजर लिखा हुआ है, ये तो आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो इस चीज को टैकल करने के लिए मैं चाहता हूं कि मैं साथ साथ y के अंदर x की वैल्यू जब स्टोर करूं तो वो स्ट्रिंग के बजाय इंटीजर में स्टोर हो जाए। ये चीज करने के लिए मैं क्या करूंगा कि x के इर्द गिर्द ब्रैकेट डाल दूंगा कि भाई x भाई आपको मैंने एक मशीन में डालना है, और उस मशीन का नाम मैं लिखूंगा INT, कि भाई x आप इंटीजर मशीन में डल जाओ और वो आपको एक इंटीजर बना के मुझे पेश कर दे। ठीक है। अब इसके साथ मैं अगर +1 लिखूंगा तो फिर क्या होगा, एरर आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा सर अब। 6 आंसर अब आ नहीं जाएगा। आएगा। अब नहीं आएगा। इसको प्रिंट भी करके देखते हैं कि y की वैल्यू क्या बनेगी, 5 ही रहेगी या कुछ और हो जाएगा। 6 बन गई। दिस इज टाइप कास्टिंग। ठीक है।
यानी मैंने एक्स के इर्द गिर्द बस क्या किया, एक जिस टाइप में मैंने कन्वर्ट करना है उसका नाम लिखा, और ब्रैकेट में मैंने जिस चीज को कन्वर्ट करना है उस चीज को लिख दिया। इस तरह से मैं टाइप कास्टिंग करता हूँ। इसी तरह मैंने इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है कि ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं इसके इर्द गिर्द फ्लोट लिखूंगा और इसको ऐसे कर दूंगा तो ये फ्लोट में ऐड हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह मैंने, अगर ये यहाँ पर 5 था सिंपल, और मैंने यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस बॉयज, ऐसे करना है कि मेरे पास लिखा आ जाए 5 बॉयज, ठीक है, और यहाँ पे आ जाए एंड 5 गर्ल्स। तो अब मैं अगर इसको करता हूँ रन, तो क्या ये इसको ऐड कर देगा आपस में? नो रन सर, करके क्योंकि देखते हैं। इंटीजर और स्ट्रिंग के आगे। एग्जैक्टली exactly. ठीक है। अब जो स्ट्रिंग्स दो मैंने एक साथ लिखनी होती है ना, उनके लिए एक तो हमने देखा था कि प्रिंट के अंदर हम कोमा करके भी लिख देते हैं ऐसे ऐसे। उसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि हम उनके दरमियान प्लस का साइन भी डाल के लिख सकते हैं, कि दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कहते हैं इसको आपस में, कि कंकैटिनेट कर दो, यानी दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड कर दो। पहले वाली पहले आ जाएगी, दूसरे वाली बाद में आ जाएगी। तो अब मैंने अगर इसके साथ 5 को ऐड करना है तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? फ्लोट ऑफ एक्स बना देंगे हम इसे। फ्लोट से तो वो डेसिमल वैल्यू बन सॉरी जाएगी, मैं सर, डेसिमल स्ट्रिंग वैल्यू को भी स्ट्रिंग नहीं ऐड कर। स्ट्रिंग सॉरी। यस, इसके एस अंदर मैं टी आर। स्ट्रिंग लिख दूंगा, STR स्ट्रिंग। तो अब मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे कर देगा 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। ओके। अब मुझे एक वाई वी नीड टू कन्वर्ट टाइप्स, मैम कोई लाइन पूछनी, अच्छा ये हम इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं कि हमने कोई ना कोई ऑपरेशन, जैसे अभी हमने किया कि हमने एक्स को ऐड की वैल्यू को ऐड करना था स्टेटमेंट के साथ, तो हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते क्योंकि एक इंटीजर है और दूसरी स्ट्रिंग है। या हमने पहले उसकी वैल्यू जब स्ट्रिंग में लिखी हुई थी तो हम उसके अंदर वन ऐड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि डिफरेंट टाइप्स हैं। तो उनके साथ जब हमने कोई ऑपरेशन करने हो, प्लस माइनस करना हो, आपस में उनको ऐड करना हो, तो उसके लिए हमें फिर कन्वर्ट करके एक ही सेम फॉर्म के अंदर चीजें लानी पड़ती हैं और फिर हम उनके साथ ऑपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा हम उनके साथ ऑपरेशन नहीं कर सकते। That's why we convert from one type to another, and this conversion is called typecasting. अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमारे ना एक सिस्टम बना हुआ है एक कंपनी का, जिसपे डिस्प्ले हो रहा होता है कि इस टाइम जो स्टाफ हैं उनमें हमारे पास, ये डॉक्टर्स हैं, उनमें हमारे पास इतने मेल डॉक्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं बल्कि कि मेल डॉक्टर्स इतने हैं और फीमेल डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे पास इतने हैं। फीमेल डॉक्टर्स उनके पास हमेशा 2 रहती हैं, लेकिन मेल डॉक्टर्स ना उनके पास चेंज होते रहते हैं। तो वो जब चेंज होते रहते हैं अगर वहां पर, तो हमने अब उनसे ना कोई वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो उस वैल्यू लेने के लिए हम एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जिस फंक्शन का नाम है इनपुट। जैसे प्रिंट का फंक्शन था ना जो शो करने के लिए यूज होता था, मैं चाह रहा हूँ कि हम ना उसी टाइम वैल्यू लेते रहे और वो स्क्रीन पे शो होती रहे। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इनपुट एक फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है। इनपुट क्या करेगा, मुझे यूजर से एक वैल्यू ला के देगा और फिर वो वैल्यू मैं यहाँ पर इसके साथ ऐड करूंगा, ठीक है। जो इनपुट फंक्शन होता है वो हमेशा वैल्यू स्ट्रिंग की फॉर्म में लेकर आता है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रिंग की फॉर्म में इसलिए लेके आता है कि यहाँ पे इसका एक डिस्प्ले मैसेज भी होता है, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये लिखता है एंटर टूडेज स्टाफ काउंट। यहाँ पे ये कहेगा कि आज के स्टाफ काउंट का आप मुझे बता दो नंबर, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब जब मैं कोई वैल्यू एंटर करूंगा वो भी स्ट्रिंग की फॉर्म में जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं रन करूंगा, ये रन हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग है, दो चीजें आपस में जो ऐड हो रही हैं वो दोनों स्ट्रिंग्स ही हैं। तो इसको मैं जब रन करूंगा तो यहाँ पे मुझसे ये पूछेगा ऐसे रियल टाइम में कि आप मुझे स्टाफ काउंट बताओ। मैं इसको बताता हूँ 10 और फिर मैं करता हूँ एंटर। तो ये मुझे बता देगा ओके 10 मेल्स एंड 2 फीमेल डॉक्टर्स। यहाँ तक समझ आई है या नहीं समझ आई? कुछ तो हुआ होगा, या समझ आई होगी या नहीं आई होगी। आ रही है सर, समझ आ रही है। ओके दैट्स गुड। अच्छा, अब मैं कहता हूँ यार 10 तो मैंने टोटल स्टाफ का नंबर लिखा है, ठीक है।
मुझे ना उसमें से आप सिर्फ मेल एंटर करके दो, यानी जो आप वो जो बंदा टोटल नंबर एंटर कर रहा है उसमें से 2 तो फीमेल डॉक्टर्स हैं, ठीक है। तो बाकी जो बचते हैं ना वो मेल होने चाहिए, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे लिख देता हूँ जी, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जी इज इक्वल टू x-2, तो अब ये रन होगा या मुझे इसके अंदर कुछ और करना पड़ेगा? यानी एक्स में उसने कोई मुझे एक्स स्टाफ का में टोटल नंबर बताया है, उसमें से मैंने 2 डॉक्टर माइनस कर दिए ताकि मुझे मेल पता चल जाए। तो यहाँ पर मैंने मेल की क्वांटिटी लिखनी है। अब इसके अंदर ना मुझे थोड़ी कहीं ना कहीं टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरे पास स्ट्रिंग में वैल्यू आ रही है, और यहाँ पर मैंने उसके साथ मैथ का ऑपरेशन कर दिया है, और यहाँ पे फिर मैंने उसको। इधर आ गया। जी जी। जी सर, सर पहले तो ये है कि हम एक्स में से 2 माइनस ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो स्ट्रिंग है, तो हमें उसको स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जी को, एक्स को सॉरी। ठीक है, ठीक है। सर और एक्स अब को, मैं। जी जी जी, यहाँ भी मैंने कर एक्स को सकते हैं, करना। डायरेक्टली इनपुट लेते हुए वहां पे भी कर सकते हैं, दोनों जगह चल जाएगा। जी, ऐसे भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पर ही कर लें, यहाँ पर हम इंट लिखते हैं और इसको यहाँ पर हम ऐसे करते हैं। ये इस तरह भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल दोनों तरह से कर सकते हैं, यानी इनपुट लेते हुए भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। और अब जब हमारे पास इंट में आंसर आया तो हम इंट को स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते, तो हमें जी को दोबारा से टाइपकास्ट करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता एग्जैक्टली exactly। अब इसको हम रन करेंगे तो वो हम इसको मैं इसको बताऊंगा कि अभी हमारे पास 11 टोटल स्टाफ है, तो मुझे बता देगा 9 मेल एंड 2 फीमेल डॉक्टर्स। यहाँ तक किसी को समझ आई है या समझ नहीं आई है तो वो क्वेश्चन पूछना है। सर जिस तरह हमने पहली ये कमांड ये मतलब कोड अप्लाई रन की ना, एंटर यूर टोटल टुडे टू स्टाफ काउंट वाली, तो उसमें हम मतलब यहाँ पे हमने इसकी डेटा टाइप डिफाइन नहीं की थी, लेकिन उसने ऑटोमेटिकली हमसे इंटीजर में वैल्यू ली। तो क्या यहाँ पर ये टाइप कास्टिंग करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर तो हमने कोई किसी भी मतलब डेटा टाइप को डिफाइन नहीं किया था, फिर भी इसने हमसे इंटीजर में वैल्यू ली थी। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो हमारे पास फंक्शन जिसने बनाया ना इनपुट का फंक्शन, तो उसने बजाय ढेर सारे फंक्शन बनाने के ना एक ही इनपुट का फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। जब वो उसने इनपुट का फंक्शन बनाया ना, तो उसने जो उसकी रिटर्न वैल्यू लिखी वो स्ट्रिंग में लिख दी कि जब भी आपके अंदर इनपुट में कोई भी बंदा वैल्यू एंटर करे तो वो स्ट्रिंग में एंटर करे। ये चीज हम यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं कि हम यहाँ पे इसको कहते हैं प्रिंट टाइप ऑफ एक्स, एंड अगली लाइन में हम इसको कह देते हैं कि प्रिंट एक्स, और बाकी सबको हम कर देते हैं कमेंट, ठीक है। अब देखें, मैं यहाँ पर एक वैल्यू एंटर करता हूँ 5, तो ये मुझे ना फिर भी इंटीजर में नहीं बताता, ये कहता है कि ये स्ट्रिंग है, क्योंकि जिसने ये फंक्शन लिखा ना इनपुट का, उसने ये फंक्शन लिखा ही इस तरह के, उसने कहा कि ये रिटर्न स्ट्रिंग में ही करे। अब यहाँ पे अगर मैं कोई इंग्लिश का लफ्ज लिखता हूँ हेलो, तब भी ये स्ट्रिंग में ही करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तब भी ये स्ट्रिंग में ही मुझे रिटर्न करके दे रहा है, और जब मैं इसको कोई ट्रू की वैल्यू लिख के देता हूँ ट्रू, तो तब भी ये मुझे स्ट्रिंग में ही दे रहा है बजाय बूलियन में देने के। तो ये इसके अंदर एक थोड़ा सा है कि हमें बाद में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है जो हमारे रिक्वायर्ड टाइप होती है उसमें, यानी ये असल में इस तरह से जब मैं इसके अंदर 5 एंटर कर रहा हूँ तो वो इस तरह से स्टोर नहीं कर रहा, बल्कि 5 की वैल्यू को वो इस तरह से स्टोर कर रहा है। सर आपको क्लियर हो गया ये चीज? यस सर। ओके, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, ये बेसिक्स हमारी जैसे अगर जितनी ज्यादा स्ट्रांग होंगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा हम हमें, मतलब जो कॉम्प्लेक्स कोड होता है, मैंने पहले दिन भी बताया था कि वो छोटे छोटे कोड से मिलके कॉम्प्लेक्स कोड बनता है। अगर आप उसको देखें तो हम छोटे छोटे कोडिंग सीखेंगे तो हम एक कॉम्प्लेक्स कोड बनाने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा, अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। सर अच्छा, अब कुछ मेरे पास अनडू एक। कर सकते हैं? जी मैम। कुछ डिलीट डिलीट हो गया कुछ, तो उसको अनडू कर सकते हैं? जी प्लीज। ओके,
अभी हम देखते हैं कि हमारे पास ना अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। जो अरिथमेटिक ऑपरेटर से मुराद प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और इस तरह हमारे पास डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। तो वो हम क्या कैसे कर सकते हैं वेरिएबल्स के दरमियान। ठीक है, अब मेरे पास एक वैल्यू है x इज इक्वल टू 5 और दूसरी मेरे पास वैल्यू है y इज इक्वल टू 6। ठीक है, और तीसरा मैं एक वेरिएबल प्रिंट करता हूँ z। और अच्छा, ये अब आपको पता होना चाहिए कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें अगर मैं x ऐसे छोटा लिख रहा हूँ या बड़ा लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बल्कि x इज इक्वल टू 5 और यहाँ मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 1, तो ये दोनों डिफरेंट चीजें होंगी क्योंकि ये जो लैंग्वेज होती है ये केस सेंसिटिव होती हैं कि जो बड़ा x होता है वो छोटे x से डिफरेंट होता है। यानी अगर मैं यहाँ पर बड़े x की वैल्यू प्रिंट करूँ तो वो 5 प्रिंट होगी और छोटा x लिख के वैल्यू प्रिंट करूँ तो वो 1 प्रिंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जनरली जो फॉलो करते हैं वेरिएबल्स में कन्वेंशन वो यही होती है कि हम उसको स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये मेरे पास प्लस का ऑपरेशन हो गया। ठीक है, अब मैं इसको देखता हूँ प्रिंट करके तो ये 5 + 6 11 आ गया। इसके अलावा हमारे पास माइनस का ऑपरेशन होता है, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन होता है। मल्टीप्लाई के लिए हम ये इस तरह स्टेरिक का साइन लिखते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि देखें एक्स तो एक वेरिएबल भी है ना, तो मल्टीप्लाई के लिए फिर मैंने ये साइन यूज किया स्टेरिक का, इसको अब ये मल्टीप्लाई कर देगा। और डिवाइड अगर करेंगे तो हमारे पास फ्लोट में वैल्यू आई है। ठीक है, क्योंकि 5 जो है वो 6 से छोटा भी है और 5 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 12 तो मेरे पास डिवाइड करने से वैल्यू इंटीजर में बल्कि फ्लोट में ही आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर 13 तो इसका मतलब डिवीजन से मेरे पास जो वैल्यू होती है हमेशा फ्लोट में आती है। अगर मैंने इसकी राउंड ऑफ वैल्यू लेनी है, इसको मैं फ्लोट में नहीं लेना चाहता, तो मैं क्या करता हूँ बस डिवाइड के साइन को 2 बार डाल देता हूँ। इसको कहते हैं फ्लोर डिवीजन, कि बस जो फ्लोर वाली वैल्यू है ना, जो ऊपर ऊपर वैल्यू वो मुझे दे दो, तो ये बस मुझे 2 रिटर्न कर देगा। दिस इज कॉल्ड फ्लोर डिवीजन। अच्छा, एक होता है रिमाइंडर कि 6 2 12, पीछे एक बच गया, उस रिमाइंडर का इस्तेमाल भी होता है। उसको लेने के लिए हम मॉडुलस का साइन यूज करते हैं, तो जब मैंने इस मॉडुलस का साइन यूज किया तो इसने मुझे 1 रिटर्न कर दिया। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस एक्सपोनेंशियल होता है कि हमने अगर एक्स का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम डबल स्टेरिक यूज करते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 13 13 = 169। ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन है। अच्छा, अब मैंने एक्स की वैल्यू के अंदर ही एक ऐड करना है। वो जब हम प्रोग्रामिंग में इटरेशंस कर रहे होते हैं, यानी स्टेप वाइज चल रहे होते हैं, मैं कहता हूँ पहले 13 हो, फिर 14 हो, फिर 16 हो, फिर 15 हो, फिर 16 हो, 1 बाय 1 इंक्रीज होता जाए। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ कि मतलब समझाने के लिए मैं लिखता हूँ न्यू एक्स इज इक्वल टू ओल्ड एक्स प्लस 1। लेकिन जब मैं असल में इसको लिख रहा हूँ तो मैं बस ऐसे कर दूंगा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, यानी एक्स जो नया एक्स है पुराने एक्स को पकड़ो और उसमें 1 ऐड कर दो, तो जो नया एक्स हमारे पास बन के आ जाएगा वो बन के आ जाएगा 14। ठीक है, लेकिन ये चीज इतनी ज्यादा यूज होती है जब हम कोई लूप लिखते हैं, उसमें भी ये बार बार हम हर बार जब लूप चलता है उसका एक वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं। ये चीज इतनी ज्यादा यूज होती है कि इसके लिए उन्होंने एक शॉर्टकट बना दिया। उन्होंने शॉर्टकट क्या बनाया कि x प्लस इज इक्वल टू 1। ये जो है ये शॉर्टकट है किस चीज का, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का। x प्लस 1 मैंने लिखना है तो वो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ x प्लस इज इक्वल टू 1, तो ये मेरे पास सेम ही होगा। इसी तरह माइनस इज इक्वल टू भी कर सकते हैं। कोई भी जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो हमें क्वेश्चन करना पड़ता है वो करना पड़ता है मॉडुलस में। मॉडुलस में क्या होता है कि पहले मैंने जो एक्स को मैं एक बार माइनस कर रहा हूँ या प्लस कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि 13 था तो 2 बार माइनस करके मेरे पास 11 तक आ गया। लेकिन मॉडुलस तो हमें रिमाइंडर दे रहा होता है, तो रिमाइंडर तो बस पहली बार में 1 आया और दूसरी बार में अब 0 पहुंच गया। अब मुझे असल जो नंबर है वहां तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। तो मॉडुलस करते हुए हम ये चीज नहीं करते, बल्कि मॉडुलस करते हुए हम अलग से जो ओरिजिनल नंबर होता है उसकी वैल्यू भी एक और वेरिएबल में स्टोर रखते हैं ताकि उसकी जो असल वैल्यू है वो डिलीट ना हो।
ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, हमारे पास 15 मिनट्स रह गए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सर ये जो है ना फ्लोर डिवीजन, इसमें जब हम कर रहे होते हैं ना नेगेटिव नंबर्स, तो वहां पे हमारे पास और मॉड्यूलस जो है ना इसके अंदर थोड़ी कंफ्यूजन आ जाती है कि समटाइम्स वो उसको राउंड अप राउंड डाउन कर रहा होता है, समटाइम्स वो नहीं कर रहा होता। तो अगर उसका काइंडली आप थोड़ा समझा दें। जो राउंड ऑफ होते हैं ना नेगेटिव नंबर्स में, वो राउंड ऑफ थोड़ा डिफरेंट होता है। बाकी तो सेम चीज है। जैसे यहाँ पर अगर मैं राउंड ऑफ के लिए कोई वैल्यू लिखता हूँ 7, तो इसने वैसे तो अगर मैं इसको पॉजिटिव नंबर लिखूंगा तो ये मुझे 3 रिटर्न करेगा, लेकिन नेगेटिव में -4 रिटर्न कर रहा है। ये बात आप कहना चाह रही हैं? ये क्वेश्चन है मैम आपका, या कुछ और पूछना चाह रही हैं? मुझे आप क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। सर जैसे अगर हम ऊपर 2 कर दें और x को 2 कर दें, -2 कर दें और y को 7 कर दें अगर। अच्छा, इस तरह से कह रही हैं कि -1 की वैल्यू आ रही है। अच्छा, ये जी सर। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आ गया है यहाँ पर रिमाइंडर्स का। तो वो मैथमेटिक्स की तरफ कहानी चली जाएगी, थोड़ा सा समझा देता हूँ चले। जैसे सर अगर हम इसको करते हैं 2, x को +2 के साथ ही करके देखें, 2 को और 7, x को +2 के साथ एक बार डिवाइड करें और फिर x को एक बार -2 के साथ डिवाइड करें। अच्छा, दोबारा बताइएगा, एक सेकेंड। एक्स को क्या करूँ? एक बार तो सर माइनस की वैल्यू होगी ना x की 2, जी जी। और एक बार हम x की +2 ले लें और y सेम 7 ही रहे और डिवाइड कर लें। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। इस तरह से आप कहना चाह रही हैं, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ये। फिर मैं अगर आप लोग कहते हैं तो समझा देता हूँ। ये रिमाइंडर्स का वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना। जी इसकी सर, वो आंसर ठीक। राउंड ऑफ के राउंड अप करना है या राउंड डाउन करना है, इसका वो आ जाता है फिर। अच्छा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब हम 2 को डिवाइड कर रहे हैं ना 7 से, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? 7 जीरो ज़ा 0, और रिमाइंडर हमारे पास आएगा 2। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन बना वो बन गया 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें रिटर्न कर रहा है बेसिकली। अच्छा, अब इसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ 7 और यहाँ पे लिखता हूँ 15, तो 7 2 ज़ार 15, तो सॉरी 14, और पीछे 1, तो हमारे पास ये 2 रिटर्न होगा आंसर में। यहाँ तक आपको समझ आ गई? इसकी तो सबको समझ होगी। जी सर। अच्छा, अब जब नेगेटिव नंबर होता है ना -2 / 7, उसके अंदर ये कैरी लेता है पहले। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे? -2/7 है, तो इसके अंदर हम इसको कर देंगे 5/7। ठीक है, 7 इसके अंदर ऐड कर देंगे एक बार। ठीक है, 5/7, और फिर इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे 5 को 7 से, और इस तरह से इसको करते हैं। मेरे ख्याल से इसको एक बार दोबारा ऐड करेंगे 12, और एक सेकेंड। इसके अंदर ये होता है कि एक बार इसको ऐड करते हैं, रिमाइंडर का वो कंसेप्ट है।
-2 और डिवाइड हो रहा है 7 से। एक बार इसके अंदर ऐड करते हैं और साथ में इसके कुछ और करते हैं, ऐड ही करते हैं, हाँ। 5। अभी हमारे पास आंसर इसका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सर अभी भी तो -2। डिवाइड नहीं होगा, अभी भी पॉइंट ही लगाना पड़ेगा हमें। हम्म। अच्छा, ये मैं आपको कल बताता हूँ, ये मुझे इसका भूल रहा है, बस इतना याद आ रहा है कि ऐड करते हैं ऊपर, ऐड करने के बाद साथ क्या करते हैं वो मुझे भूल रहा है, कि क्वोशंट फाइंड करना होगा हमने। बेसिकली ये क्वोशंट फाइंड कर रहे हैं ना, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये आंसर इसका बिल्कुल ठीक आ रहा आप है। कल कल बता दीजिए आपको, इसीलिए मैंने हाँ, आपको मैं इसको रिमाइंड कल किया बता था रहा हूँ। ताकि ज्यादा क्लियर हाँ, हो जाए इसका हमें। रिमाइंडर मेरे पास आ रहा है 5। ठीक है, जब मैं इसको डिवाइड करूँ, रिमाइंडर तो मुझे निकालना आता है इसका, कि रिमाइंडर के लिए हम बस ऐड करते जाते हैं, लेकिन जो उसका क्वोशंट आ रहा है, हाँ, ठीक ठीक ठीक, सही है। देखें, 7 1 से जब मैं 7 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 7 आया, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 5, और ये जो नेगेटिव साइन है ये इसके साथ ऐड हो जाएगा -1 के साथ, जिस वजह से हमारे पास रिमाइंडर 5 आता है और क्वोशंट -1 आता है। ये मुझे याद आ गया। दोबारा बताता हूँ, हमारे पास अंदर जो है डिविडेंड है -2, और जो उसका डिवाइजर है वो है 7। ठीक है, तो अब जब मैंने 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 7 आ गया यहाँ पर। ठीक है, और फिर उसके बाद, लेकिन ये नेगेटिव में वैल्यू है तो इसका जो नेगेटिव साइन है वो इसके साथ आ जाएगा, रिमाइंडर इसका 5 आ जाएगा और क्वोशंट इसका आ जाएगा -1। ठीक है मैम, समझ आ गई? जी सर ठीक है। ओके। इसमें रिमाइंडर में कंफ्यूजन हो जाती है, जैसे लोगों को लगता है कि इसका रिमाइंडर -9 होना चाहिए। क्वोशंट तो इसकी समझ आ गई। देखिए, 7 -2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो मैंने इसको -1 से जब मल्टीप्लाई किया 7 को, तो यहाँ पर -7 आ गया। तो अब माइनस लोग इसका -9 लिख देंगे रिमाइंडर, लेकिन इसका -9 रिमाइंडर नहीं होगा, इसका रिमाइंडर 5 होगा। तो रिमाइंडर में कंफ्यूजन होती है, जिस वजह से मैंने रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट याद किया हुआ था। क्वोशंट इसका -1 ही आएगा, यहाँ पे हमें ये या क्वोशंट फिर रिटर्न कर रहा या फिर वैसे सर, जैसे हम यूजुअली जब हम डिवाइड करते तो हम साइंस को तो सेपरेट कर लेते थे, लेकिन जब 2 जो है वो 7 से छोटा है तो हम इधर जीरो से मल्टीप्लाई कर देते थे और फिर पॉइंट लगाते थे, अगर हम है। आम हाँ रूटीन जी। में। तो आम हाँ, रूटीन में हम ऐसे डिवीजन तो नहीं करते ना, इस वजह से फिर थोड़ा हाँ, लेकिन फिर दिक्कत। जब आप उसको राउंड ऑफ करेंगी ना, वो फिर वही मैं कह रहा हूँ, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, कि जब आप उसको राउंड ऑफ करेंगी ना तो उसका फिर जो क्वोशंट बाद में बन रहा होगा ना, वो, जैसे मैं इसको डिवाइड करता हूँ -2 को 7 से, तो मेरे पास पॉइंट में आता है .2, और साथ में आ जाता है 5, एंड देन अगेन आता है हमारे पास 6, नहीं बल्कि 6 नहीं, 7। ठीक है, .257 ये हमारे पास आंसर होता है, और इसके साथ हम माइनस लगा देते हैं। लेकिन जब मैं इस फ्रैक्शंस के अंदर क्वोशंट फाइंड आउट करता हूँ ना, तो क्वोशंट फाइंड आउट करते हुए मेरा जीरो क्वोशंट नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि जीरो जीरो क्वोशंट जो है वो +2 के लिए आएगा। क्वोशंट जो है वो मेरा यहाँ पर 1 आए, -1 आएगा, क्योंकि फिर इसका राउंड ऑफ करने का वो तरीका होता है कि इसको हम क्या करते हैं, 0257 लिखते हैं, और नीचे 999 लिखते हैं, और इस तरह से फिर इसको सॉल्व करते हैं। वो फिर आप करेंगे तो फिर इसका, अब मुझे असल में ये कॉन्सेप्ट मैथ के तो अभी याद नहीं है इस तरह से, तो फिर आपका क्वेश्चन वही बन रहा होगा, यानी ये वैल्यू सही फाइंड आउट कर रहा थैंक यू सर, ठीक है, मैं भी फिर इसको और एक्सप्लोर थोड़ा कर है। लूंगी। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग से मैथमेटिक्स की तरफ चले गए, लेकिन अच्छी बात है, मैथ्स भी साथ साथ रिवाइज होनी चाहिए। अच्छा, जस्ट अ सेकंड, आप लोग मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं देखता हूँ, बल्कि 6 मिनट्स रह गए, मैं अब आगे अगला टॉपिक क्या ही देखूँ। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, फिर या फिर हम एक कोई प्रोग्राम का टास्क ले लेते हैं, कि टेक 2 वैल्यूज फ्रॉम यूजर एंड रिटर्न द सम ऑन स्क्रीन। ये कैसे क्लोज होगा?
अच्छा, इसलिए मैंने जूम इन बहुत ज्यादा किया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा सब कुछ अजीब हो रहा है। ओके, अब हमने क्या करना है कि यूजर से दो नंबर लेने हैं और उनका सम हमने रिटर्न कर देना है स्क्रीन के ऊपर। तो ये प्रोग्राम आप लोग सब मिलके मुझे लिखवाएं, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो अब तक हमने पढ़ा वो रिवाइज हो जाए। जो न्यू हैं, बिल्कुल बिगनर हैं, वो मुझे अगर लिखवा दें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर मैंने यूजर से इनपुट लेनी हो तो मैं किस फंक्शन के जरिए लेता हूँ? फंक्शन से सर। इनपुट से लेता हूँ, ठीक है। और इसको फिर मुझे इस वैल्यू को लेने के लिए कोई स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, वो मैं दो ब्रैकेट्स डाल के, दो कोमास डाल के लिख लेता हूँ। इसके अंदर मैं उसको कहता हूँ एंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में मैं कह देता हूँ इनपुट लिख के एंटर सेकंड वैल्यू। अब मुझे इस वैल्यू जो मैंने ली है, इस वैल्यू को कहीं पर स्टोर भी करना चाहिए, उसको स्टोर करने के लिए ताकि मैं उसके साथ वैल्यू के साथ ऑपरेशन कर सकूं कोई ना कोई। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ फिर? सर वेरिएबल ले लीजिएगा एक ए और बी के नाम से। एक में पहली वैल्यू स्टोर हो जाएगी, दूसरी में दूसरी वैल्यू। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही करेंगे। उसके बाद फिर क्या करें, अगर इसका सम हमने रिटर्न करना हो तो हम जस्ट क्या करेंगे, प्रिंट कर सकते हैं या एक अलग से वेरिएबल भी बना सकते हैं। जैसे टाइप हम अलग कास्ट, से पहले टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो तो फिर। एग्जैक्टली यही मेरा क्वेश्चन था, ठीक है। हम यहाँ पे जी या सी भी लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। या फिर हम डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रिंट नहीं, ये रन नहीं होगा, ठीक है। मतलब अभी ये रन हो गया है, लेकिन ये बाद में एरर दे देगा जब इसमें सम करना होगा, क्योंकि पाइथन लैंग्वेज जो है वो इंटरप्रेटर चलाता है, लाइन बाय लाइन चलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 4 लिखा, यहाँ पे 7 लिखा, अब ये एरर दे देगा। अच्छा, एरर इसने नहीं दिया क्योंकि इसने ये सी लाइन को प्रिंट कर दिया, और जो कि असल में प्रिंट नहीं होगी। अच्छा, एरर नहीं दिया इसने, दोनों को कंकेटिनेट कर दिया। सम करने के बजाय दोनों वैल्यूज को एक साथ जोड़ के लिख दिया। जैसे हम स्ट्रिंग लिखते हैं ना, कोई भी एक मतलब एक मैं लिखता हूँ एच और फिर मैं लिखता हूँ ई, तो उसने एच ई करके लिख दिया उसको, ठीक है। क्योंकि स्ट्रिंग में भी हम कंकेटिनेशन करते हैं ना। तो इसके साथ अगर मैंने सही इसको करना हो तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? इन दो वेरिएबल्स को पहले इसकी डेटा टाइप से मतलब टाइप कास्टिंग कर लेंगे, फिर उसको सी को प्रिंट कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पर मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ कि मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही इसकी टाइप कास्टिंग कर दूं, या फिर मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि पहले टाइप कास्टिंग करके किसी वेरिएबल में स्टोर कर लूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7। तो ये हमारा कैलकुलेटर बन चुका है, जो कि हमें दो चीजों का सम निकाल के दे देता है। तो यहाँ तक अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई है तो आप लोग पूछ लें, या फीडबैक भी दे दें कि आपको टीचिंग स्टाइल सही लग रहा है या थोड़ा चेंज करना चाहिए, क्या चीज इसमें इम्प्रूव करनी चाहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, लेकिन वो क्लास से रिलेटेड तो नहीं है। लाइक पाइथन के नंबर ऑफ कोर्सेज चल रहे हैं, जिस तरह पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर, पाइथन फ्रॉम स्क्रैच, और इसके अलावा भी। तो ये कोर्सेज हमें किस सीक्वेंस से लेने चाहिए, या एक साथ तो मेरा नहीं ख्याल कि हम स्टार्ट कर सकते हैं जो बिल्कुल बिगनर्स हैं। ये प्लीज इसमें गाइड कीजिएगा। अच्छा, इसमें यह है कि आप अपना लेवल देखें कि आपको कितनी लैंग्वेज आती है। अगर आपको लगता है कि आप ये वाली क्लास अटेंड कर रही हैं और आपको पहले से ही अरिथमेटिक इक्वेशंस और ये प्रिंट फंक्शंस वगैरह तो आते हैं, तो आप पाइथन फ्रॉम स्क्रैच वाला जो कोर्स चल रहा है उसमें शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि उनका कोई 4th या 5th वीक चल रहा होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल ही प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो फिर आप इस कोर्स को लेके चलते रहें, और साथ साथ इसमें से जो चीज़ें हम कर रहे हैं उसको अपने टाइम में प्रैक्टिस भी करें। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस भी करें।
ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। उसके अलावा फिर एक हो जाता है कि अगर किसी इंसान के पास टाइम बाउंड है, उसने कोई चीज अचीव करनी है और विद इन सम टाइम लिमिट अचीव करनी है, यानी 1 महीने के अंदर आपने पाइपिंग सीखनी ही सीखनी है,